तो अगर हम 47 को 47 में ही देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे जी। कोई अगर कभी बड़ी लड़ाई हुई गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में होगी जहाँ पे सारे देश जुड़ते हैं। शेख अब्दुल्ला का कनेक्शन आप जोड़ो ब्रिटिश के साथ, कल को अगर ये रिवर ब्लॉक कर दे इंडिया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और सैनिक स्पीक प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में, हमारे साथ कर्नल अजय रैना एसएम हैं जिन्होंने 10 किताबें लिखी हैं और उनमें से 5 किताबें 1947-48 जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर आधारित है। हम बात करेंगे कि ये जो बुक्स हैं उनमें क्या ओपिनियन देने की कोशिश की गई है और जो इन्होंने आप व्यक्त की हैं अपनी भावनाएं, उसके पीछे इनकी क्या सोच थी। सर, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू सर। सबसे पहले हम इससे पहले कि हम बात करें आपकी किताबों की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो 5 किताबें हैं इसको लिखने के पीछे आपकी सोच क्या थी, क्योंकि ये 1947-48 कॉन्फ्लिक्ट पे हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं। देखिए जी, मैं एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ जी, और एक अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री से जस्टिस करना चाहते हैं तो आपको उसको नॉन जजमेंटल तरीके से लिखना पड़ता है जी। इनफैक्ट अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री में अभी ओपिनियन डालना शुरू करेंगे तो वो हिस्ट्री करप्ट हो जाती है, क्योंकि हर आदमी के अपने अलाइनमेंट्स हैं, अपने थॉट्स हैं, आइडियोलॉजी है। तो थॉट क्या है लिखने का, मैं जैसे कहा कि हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, पढ़ने का शौक है शुरू से, तो बहुत किताबें हमारे 47-48 कॉन्फ्लिक्ट पे लिखी गई। लिखने वाले 2 कैटेगरी हैं, फॉरेनर्स हैं और इंडियन ऑथर्स हैं। इंडियन ऑथर्स में भी आर्मी ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने जब सब बुक्स पढ़ी तो एक मेरे को बहुत बड़ा गैप दिखा कि इंडियन आर्मी जब यहाँ पहुँची 27 अक्टूबर को, उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, ऑफिशियल हिस्ट्री भी है उसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। उससे पहले भी बड़ा कुछ हुआ, क्योंकि जब आज़ादी 15 अगस्त को हुई और JNK ने ना इंडिया के साथ जाने का फैसला किया ना पाकिस्तान, तो उसके बाद ही काफ़ी कुछ शुरू हो चुका था। वो जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी फॉग में हैं। फिर जब प्रॉब्लम शुरू हुई, पाकिस्तान ने क्रिएट की प्रॉब्लम हमारे लिए, तो हमारी स्टेट फोर्सेस लड़ी। स्टेट फोर्सेस के अलावा हमारे सिविलियंस लड़े, जिसकी जितनी बन पड़ा उसने वहाँ लड़ाई करने की कोशिश की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश की। वो कहीं नहीं है। तो मैंने ये किया कि इस गैप को कवर करने के लिए ऐसी एक सीरीज़ बनाई जाए बुक्स की कि जहाँ पे वो सारी स्टोरीज इकट्ठी करके एक होलिस्टिक पढ़ने वाले को लगे कि उसको सब पता चल जाए, पूरे हर एंगल से उसको पता चले। अब JNK इतनी बड़ा स्टेट था तो मैंने 5 उसके हिस्से किए। एक नौशहरा जंगल जो मेरा अपना इलाका है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक पुंछ में बड़ा फेमस एपिसोड हुआ था। फिर कश्मीर का सबको पता है। उसके अलावा गुरेज और थिथवाल जो किरण सेक्टर है उसका अलग से किया, और लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान एक्चुअली एक ही इलाका है, ये कंटिन्यूअस है, उस पर एक लिखा। क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री को अगर मैं सबको एक बुक लिखता तो शायद वो 2000 पेज की हो जाती, अनमैनेजेबल हो जाती। तो थॉट प्रोसेस ये था कि जो गैप है लिटरेचर में उसको ठीक किया जाए और ओपिनियन से अलग रख के जो फैक्ट्स हैं उनको बताया जाए। सर, इसके साथ साथ बहुत सारे जो है ओपिनियंस हमें देखने को मिले हैं जम्मू कश्मीर पे, काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं। आपने भी उन बुक्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने उसको करेक्ट किया है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन जो आपकी किताबों के ज़रिए लोगों के सामने आया है उसमें क्या है? देखिए जी, मैंने वो फिर कह रहा हूँ, ओपिनियन तो मैंने रखा ही नहीं जी। मैंने मैंने सिर्फ हिस्ट्री को एक इम्पार्शली बिना किसी अलाइनमेंट के जैसे चीज़ें हुई वैसे दिखाने की कोशिश की। ये नहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की किसने क्या किया, जो हुआ वो सामने है जी। अभी रीडर्स पे है कि वो उसको किस एंगल से देखते हैं, किस हिसाब से उसको पढ़ते हैं। मैंने कोई भी ओपिनियन या कुछ भी एजेंडा के थ्रू नहीं लिखी है बुक्स। सर, जम्मू कश्मीर के इतिहास को काफ़ी जो है से अहम इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है, आपने भी इसको करेक्ट करने की कोशिश की है। आपके ओपिनियन से क्या 1947 में जो है इवेंट्स हुए हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? 1947 को एक स्टेज थी जब कुछ एक्शंस थे किसी लोगों के फोर्सेस के जो कि जिनका रिजल्ट हमें देखने को मिला जी। तो अगर हम 47 को 47 में ही देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे जी। 1846 में जब JNK स्टेट को महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा अंग्रेज़ों से, उसके बाद 1857 में महाराजा रणबीर सिंह आए, उनके बेटे, उनके देहांत के बाद, तब तक अंग्रेज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था JNK में, कुछ मत लेना नहीं था, वो हैप्पी थे। वो अगर आप पैरेलल हिस्ट्री पढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान जो ब्रिटिश लिटरेचर में है
तो उस टाइम उनको समझ आनी शुरू हो गई, सडनली लगा कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। और गिलगित बल्तिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट इलाका था कि ऊपर से जो रशिया था वो चलते 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 नीचे आगे अफगानिस्तान बॉर्डर पे आ गया था। गिलगित बल्तिस्तान के सामने वो इलाका था जहाँ पे रशियन पहुंचे हुए थे, इधर अफगानिस्तान था जो किसी का फ्रेंड नहीं है, वो तो लड़ने पे आमदा था, उसके ईस्ट में चाइना था, और साउथ में जे.एंड.के स्टेट था। जे.एंड.के स्टेट इंडिपेंडेंट था लेकिन था ब्रिटिश के अंडर एक हिसाब से, तो उनको एकदम से इम्पोर्टेंस समझ आ गई। तो उन्होंने उसी टाइम लेट 19th सेंचुरी में ये दिमाग बना लिया कि हमने इस जे.एंड.के को अपने काबू में लेना है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को ये बिलीव था कि कोई अगर कभी बड़ी लड़ाई हुई, वर्ल्ड वार 1 तब तक हुई नहीं थी, वो ब्रिटिश और रशिया के बीच में होगी और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में होगी जहाँ पे सारे देश जुड़ते हैं। चाइना जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, उस टाइम ब्रिटिश के दबाव में भी था, लड़ाइयाँ भी चल रही थी, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होना था। उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो फिर ब्रिटिशर्स ने सर्टन एक्शंस करने शुरू किए। एक तो उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह की गवर्नमेंट को सस्पेंड, महाराजा प्रताप सिंह को गवर्नमेंट से अलग कर दिया ऑलमोस्ट 20 साल। 1905 में तो ये कर लिया कि भाई जे.एंड.के में से महाराजा को हटा ही दो और ब्रिटिश के अंडर आ जाए, बिकॉज तब तक उन्होंने इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी जे.एंड.के की, खास करके गिलगित बल्तिस्तान। वो नहीं हो पाया, चलो अच्छी बात है। 1925 में उन्होंने महाराजा हरि सिंह से गिलगित बल्तिस्तान लीज पे ले लिया। जब देश के कटने का टाइम आया, टूटने का टाइम आया पार्टीशन का, तो अंग्रेज़ों को ये पता था कि अगर कल को हमने कुछ गिलगित बल्तिस्तान या उस इलाके में एग्जर्ट करना है अपने आप को रशिया को रोकने के लिए या चाइना को रोकने के लिए, तो हमें हिंदुस्तान का कॉपरेशन चाहिए। इंडिया की जो हिस्ट्री है, हम लोग दुनिया जानती है कि हम 600 साल मुगलों के नीचे रहे, इतने 300 साल ब्रिटिश के नीचे रहे, लेकिन हम वैसे ही हैं। हमारा अपना इतिहास, कल्चर अभी भी जिंदा है। तो उनको पता था इंडिया को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक नया स्टेट बन रहा था, वल्नरेबल था, छोटा था, तो उन्होंने पूरी जो अपनी फोर्सेस थी अटेंशन उधर झोंक दी कि हम पाकिस्तान को ऐसे बनाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान वाला जो सेंसिटिव बेल्ट है उसको हम पाकिस्तान के थ्रू मैनेज करेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया जो था, जे.एंड.के जो थी, उस गिलगित बल्तिस्तान उसका पार्ट था, तो उन्होंने बड़ा चालाकी दिखाते हुए इंडिपेंडेंस से पहले उन्होंने रिटर्न कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान वापस ले लो आप। और जब आगे आगे हम जैसे एपिसोड्स में बात करेंगे, जबकि जम्मू में, कश्मीर में अटैक हुआ, इन्वेडर्स आए, गिलगित बल्तिस्तान में कोई पाकिस्तानी नहीं आया। गिलगित बल्तिस्तान में उनको अपना एक ऑफिसर था ब्रिटिश, जिसको उन्होंने बिठाया था, जिसने खुद ही बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज कर रहे हैं, जो महाराजा का एम्प्लॉय था। तो उसको ये ऐसा हो सके, इसलिए 1942 में ही ब्रिटिश ने पूरी जो इंडियन आर्मी के यूनिट्स थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि गिलगित बल्तिस्तान को टच करता था, वहाँ से विड्रॉ कर ली थी, और लोकल लेवीज, लोकल फौजें, गिलगित स्काउट, चित्राल स्काउट्स, हुंजा स्काउट्स बनाने शुरू कर दिए थे। हुंजा स्काउट्स नहीं था, चित्राल, गिलगित ऐसे थे, तोची स्काउट्स। तो उन लोगों की मदद से इन्होंने वो जो एक किस्म का कू किया कि अलग हो गए अपने आप ही, वो कर पाए। जब हम 47 के पास आते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जून के महीने में कश्मीर आते हैं, महाराजा को कन्विंस करते हैं और ये कहते हैं कि आप कोई बुरा नहीं मानेगा, पंडित नेहरू जी बुरा नहीं मानेंगे, आप पाकिस्तान के चले जाओ। अब जो इंडिया का जो रूलर उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन अगर ये बात कहे महाराजा को, तो क्लियर था कि ब्रिटिश तो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास चला जाए जी। उन्होंने इंडियंस को भी ऐसे वाइट वॉश कर रखा था माइंड को, नेहरू साहब को, कि नेहरू जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि बच्चा जानता है, अगर आप ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है, उसको जो फर्स्ट चीफ था काउथरो, उसने कहा था कुछ भी हो जाए कश्मीर इंडिया के पास रहना चाहिए, पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, क्योंकि इंडस, चिनाब, झेलम 3 बड़े दरिया जो पानी का सोर्स हैं वो कश्मीर से निकलते हैं। कश्मीर मतलब लद्दाख, पूरा मिला। उसने कहा था ये तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी फ्यूचर में देख रहे हैं हम लोग, वाटर की लड़ाई आने वाली है, कल को अगर ये रिवर ब्लॉक कर दे इंडिया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। बिल्कुल, हालांकि ब्लॉक नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश की अपनी एक गेम चलती रही पैरेलल में। और जब महाराजा ने माइंड बना लिया कि हमने पहले एक एपिसोड में बात की थी इसके बारे में कि इंडिया के पास ही जाना है, तो उसके बाद जो इन्वेजन हुआ वो हम हिस्टोरियंस ने यही कहा कि पाकिस्तान आर्मी, कईयों ने बोला पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व भी नहीं थी, पाकिस्तानी सारे यही कहते हैं, वेस्टर्न्स भी कहते हैं, वो कहते हैं कबायलीज ने किया, कबायली आए थे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने किया, करवाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो तीन चीफ यहाँ पे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और पाकिस्तान के एयरफोर्स नेवी आर्मी की चीफ
6 के 6 ब्रिटिश थे। दोनों देशों का एक मॉडर्न चीफ था ऑचिनलेक, वो भी ब्रिटिश था। लॉर्ड माउंटबेटन तो था ही ब्रिटिश, उधर से लॉर्ड इसमें, और पूरी चेन थी। तो वो ब्रिटिश ने क्या गेम खेली, कैसे सब चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट किया, वो मैंने हाईलाइट किया है। ये कि उनको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते कि सारा पाकिस्तान ने कर दिया, नो, पाकिस्तान ने किया, करवाया ब्रिटिशर्स ने। तो ये एक बड़ा क्लियर है मेरी बुक्स में। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी बातें उठ के आती है सामने कि उस वक्त जो है महाराजा हरि सिंह ने काफ़ी वक्त लगा दिया, जो लंबा वक्त लगा उसी के चलते जो है कबायली जो थे वो कब्जा करने में कामयाब हो गए। तो आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जी, महाराजा हरि सिंह अभी ज़िंदा नहीं है, तो वो डिफेंड नहीं कर सकते। जब वो ज़िंदा थे तो उनको ऐसे मार्जिनाइज किया गया कि उनकी किसी ने सुनी नहीं जी। कहने को तो लोग कहते हैं कि जी 22 अक्टूबर जब पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर पे, तो उसके बाद महाराजा को होश आई और 26 तारीख को ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई में ही आज़ादी से 15 अगस्त से 15 दिन पहले महाराजा ने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, छोटा आदमी नहीं था, मिस्टर बत्रा, उसको दिल्ली भेज दिया था और कहा था कि आप नेगोशिएशन स्टार्ट करो। लेकिन दिल्ली में उसकी किसी ने सुनी नहीं। वो कहते हैं बोले शेख साहब को वो जेल में थे, बोले शेख अब्दुल्ला जी को जेल से निकालो, जो प्रपोजल आप लेके आओगे शेख अब्दुल्ला जी बोलेंगे हाँ मैं सहमत हूँ, तो हम आपसे बात करेंगे। अब नेहरू जी का जो शेख अब्दुल्ला जी के साथ प्यार था वो इतना गहरा था कि उनको बड़ी पिक्चर्स क्लियर नहीं हुई। सरदार पटेल ने लकली मिस्टर बत्रा को देखा एक दिन और पूछा भाई क्या है, तो उन्होंने बोला मैं ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा। अब वो ज़माना था, ना फैक्स था, ना इंटरनेट था, ना टेलीफोन्स भी ढंग के नहीं थे, तो आप समझ सकते हो इन्फॉर्मेशन आगे जाना बिल्कुल कितना मुश्किल रहा होगा। उस ज़माने में टाइम बीतता गया और एक स्टेज वो आई जब स्टेट का जो नया प्राइम मिनिस्टर था मेहर चंद महाजन, उसने नेहरू जी को थ्रेटन किया था कि ठीक है सर आपने डिसाइड नहीं करना तो हम चले फिर पाकिस्तान। अच्छा। ये नहीं कि महाराजा जी 22 अक्टूबर तक सो रहे थे, उन्होंने जो कोशिश की उनको सुनने वाला कोई नहीं था दिल्ली में। अच्छा, तो ये एक नई बात निकल के आई है कि उस वक्त, क्योंकि ये हमेशा ये लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि उस वक्त अगर जो है महाराजा हरि सिंह समय रहते जो है कदम उठाते तो ज़्यादा जो है हमारी फोर्सेस अगर वहाँ पहुँच जाती तो जो कब्ज़ा किया है उन्होंने, जिसे हम POK बोलते हैं, वो आज भारत का हिस्सा होता है। इसके साथ साथ सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या रोल था, क्योंकि उनका भी रोल काफ़ी अहम जो है सामने निकल के आता है। शेख अब्दुल्ला का कनेक्शन आप जोड़ो ब्रिटिश के साथ, जो मैंने आपको ब्रिटिश वाली कहानी सुनाई। 1930 में शेख अब्दुल्ला को सडनली प्रॉप अप किया गया जब महाराजा जो थे वो यूरोप में थे और वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह ने उठ के बोला था कि मैं महाराजा तो हूँ लेकिन मेरे लिए देश की आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स उनको ये सोच के गए थे कि बोलेंगे हाँ भाई हम महाराजा बने रहेंगे, ठीक है जो है, पर उन्होंने उनको उल्टा बोल दिया। हालांकि ब्रिटिश को शॉक लगा, तो उसको एक काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1930 में, जहाँ जो J&K का प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर वेकफील्ड, वो ब्रिटिशर था, उसने महाराजा की एब्सेंस में शेख अब्दुल्ला की एक लेटर आई उसके पास जिसमें वो जैसे सेपरेटिज्म जो गिलानी और जो हुर्रियत लिखते हैं वैसे वाला लेटर, और उसने उसको बुला लिया, आ जाओ मेरे से बात करो। आप एक सेपरेटिस्ट को जब बुलाते हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो। तो जब महाराजा यहाँ थे नहीं, उसके पीछे उन्होंने शेख को पैदा कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा, कि भाई अब शेख साहब का बड़ा क्लियर था, उनको ना हिंदुस्तान से मतलब था ना पाकिस्तान से मतलब था, उनको चाहिए थी अपनी अपनी सत्ता। तो उन्होंने पहले जिन्ना साहब से भेजा अपना एनओआई, बोला कि हम पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ ये वादा करो कि जब पाकिस्तान से मिल जाएंगे तो कश्मीर के जो मुसलमान हैं उसका लीडर मैं आऊँगा, उनका गाजी कह लो या लीडर। अब जिन्ना जो भी ना वो बड़ा सेकुलर एक नॉन कन्वेंशनल किस्म का आदमी था, उसने मना कर दिया, बोला नहीं। इनफैक्ट जब 22 अक्टूबर को कश्मीर में इन्वेजन हुआ है जी, उसके 8 दिन पहले मिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक जो कि शेख अब्दुल्ला के बड़े क्लोज थे, वो जिन्ना साहब को मिल रहे थे और जिन्ना उनको मिल नहीं रहा था। अच्छा, जिस दिन अटैक हुआ है वो पाकिस्तान में ही था। तो ये ऐसे शॉक लगा था शेख अब्दुल्ला जी को कि हो के गया। तो जब पाकिस्तान से दाल नहीं गली तो उनका एक बड़े अच्छे फ्रेंड थे नेहरू साहब, तो उन्होंने नेहरू साहब के साथ कर ली। और जो पाकिस्तान ने मना किया जिन्ना ने, एक्चुअली नेहरू जी ने उनको दिया। जब 370 डाला, 35A डाला, यही चीज़ें वो जिन्ना साहब से मांग रहे थे, जिन्होंने मना किया था। और हम लोग इतने दिल खुल दिया कि वो दे दी, वो कर दिया। उसके बाद देखो जो हुआ सबके सामने है। ये काफ़ी सारा अहम आपने बात कही। इसके साथ साथ 1947 में जो ब्रिटिश का एक तरह से रोल था जम्मू कश्मीर में, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं पहले जैसे बता चुका हूँ, ब्रिटिश चेस की गेम लगा के बैठे हुए थे, सारे प्यादे उनके हाथों में थे।
जब एयरफोर्स, नेवी, एयर, आर्मी के तीनों चीफ इधर, तीनों चीफ उधर, सारे ब्रिटिश, और पाकिस्तान में काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। 18 अगस्त को ब्रिटिश का जो ब्रिटिश चीफ था पाकिस्तान, कमांडर इन चीफ जनरल मसरवी, उसका हाथ का साइन किया हुआ लेटर पूरी ब्रिगेड्स में पहुंचा पाकिस्तान में। 14 अगस्त को आप इंडिपेंडेंट हुए हो, 4 दिन में आपने प्लान बना लिया कि कश्मीर को कैसे कैप्चर करना है। ये तो आप भी समझ सकते हो कि हो ही नहीं सकता। किसी बच्चे को भी टीचर आज प्रोजेक्ट देती है तो उसको भी बिल्कुल हफ्ता लग जाता है बनाने में। तो ये पहले से चल रहा था, जैसे मैंने कहा। तो उन्होंने पहले ही 47 अर्ली डेज में ही डिसाइड कर लिया था कि हमने इसको ऐसे गेम खेलनी है। इसलिए अगर आप देखेंगे दोनों तरफ ऐसे हुआ है। ऐसे टाइम आए जब इंडियन आर्मी भगाती भगाती इनको कबायलीज को ले गई उरी के उस तरफ जी। 13 नवंबर को उरी से खाली करा दिया। मोमेंटम इतना बना हुआ था कि 2 दिन का टाइम होता, 1 दिन का होता तो हम लोग मुजफ्फराबाद जेलों पे पहुंच जाते। बिल्कुल। हमें वहां रोक लिया गया। किसने रोका? नेहरू जी ने। क्यों रोका? उनको बताया गया रोक लो। माउंटबेटन ने इन्फ्लुएंस किया। इसी तरह पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटीज आई, स्पेशली पुंछ रीजन में, जहां पाकिस्तान काफ़ी आगे आ सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो जम्मू जो इलाका है, ये जो सांबा कठुआ ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे काफ़ी रेड्स हुई पाकिस्तान की, लेकिन ऑफेंसिव नहीं आया, यहाँ अटैक नहीं आया। अटैक मतलब जब कोई क्रॉस करके आपके अंदर आके बैठ जाता है। वो सारा शुरू हुआ चिनाब के ऊपर। हाँ, किधर? भिम्बर, मीरपुर, कोटली, उस तरफ, क्योंकि उनको चाहिए था चिनाब नीचे से एक बाउंड्री डिफेंड। अगर एक दरिया आपके एरिया के लेफ्ट में है तो आपको उससे प्रोटेक्शन है। इतना बड़ा दरिया क्रॉस करके कौन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपना एरिया डिफाइन कर रखा था कि कितना पाकिस्तान को देना है। अदर आप बताओ क्या रोकता था? अगर वही फौज, कुछ फौज अगर आगे कठुआ सांबा में जो हाईवे तो था ही नहीं, जो भी रोड थी उससे बैठ जाती, बिल्कुल, तो क्या होता? बिल्डअप कैसे होता आर्मी का? क्योंकि बाई एयर तो पहुंच गई, लेकिन बिल्डअप जो आर्मी का पीछे लॉजिस्टिक्स जो है सारा बाई रोड काफ़ी आया। तो ये उन्होंने गेम खेली। अच्छा। और इंडिया वालों को मैं कह रहा हूँ कि पंडित जी को उन्होंने समझने नहीं दी गेम। पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे तो उन्होंने वैसे ही मूवमेंट करने दी ट्रुप्स की आगे पीछे, किसको कहाँ रोकना किसे। तो ब्रिटिश तो ये गेम ही ब्रिटिशर्स की थी। ठीक। पाकिस्तान मोहरा बना और हम लोग विक्टिम बने और कुछ नहीं है। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी जो आपने कर्नल अजय रैना ने जानकारियां दी हैं जो शायद एक आम जो एक बाशिंदा है जम्मू कश्मीर का उसको शायद नहीं पता हो। और इसमें ये साफ हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उस वक्त उनका एक खास रोल था और उन्हीं की एक बिसात बिछी हुई थी जिसका जो है मोहरा जो है पाकिस्तान था और विक्टिम जो था हिंदुस्तान था। और तमाम तरह की जो इसमें तथ्य हैं वो भी इन्होंने अपनी किताबों में पेश किए हैं और सामने लाए हैं जो अपने आप में काफ़ी अहम हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।